नमस्कार मित्रों, आरबी IAS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान विषय के मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। यह मौलिक अधिकार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अन्य परीक्षाएं जैसे SSC की परीक्षा होती है, रेलवे की परीक्षा, पुलिस परीक्षा और GIC लेक्चरर, UPTET, CTET, बहुत सी परीक्षाओं में संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मौलिक अधिकार उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं। क्या है मौलिक अधिकार, किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो केवल ध्यान से सुनिए, अधिक सुनने का प्रयास कीजिए। 2 बार वीडियो सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा और बाद में आप नोट्स बना सकते हैं। सुनना जरूरी है, हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाइए। आपका ध्यानपूर्वक सुना हुआ विषय आपको याद हो जाएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 का अंग है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और किस संविधान के अनुच्छेद में, अनुच्छेद भी बताना होगा। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो संविधान का मौलिक अधिकार है ये किसी देश से लिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान, USA के संविधान से लिए गए हैं। और जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा शब्द है यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से आया गया है। तो ब्रिटेन में जो कुछ मजदूरों के संबंध में जो कानून बनाए गए थे, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो संविधान का महत्वपूर्ण भाग वहां का बना हुआ वो कानून, तो भारत का मैग्ना कार्टा भारत के लोगों को दिया गया मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के प्रति होता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, राज्य का, सरकार का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के होते हैं, याद रखिएगा, व्यक्ति के होते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषता ये होती है कि मौलिक अधिकार आपको जो दिए गए हैं, सरकार यदि उसको छीनती है तो आप उस अधिकार के एवज में, जो आपका अधिकार छीना गया है, आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार वाद योग्य है और न्यायालय की शरण में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का आप संरक्षण कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, व्यक्ति से संबंधित होते हैं। तो मौलिक अधिकार संबंधी अपने कुछ बातें पढ़ ली जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए कुछ शुरुआत में कुछ मौलिक अधिकार पढ़ा देते हैं, कुछ मौलिक अधिकार अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पहला मौलिक अधिकार आपका समता का अधिकार है। समता का अधिकार, समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, यह कहता है कि विधियों का के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समता। सभी व्यक्ति, भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी पद को धारण क्यों ना करता हो, कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, सभी एक ही विधि के अधीन एवं अंतर्गत आएंगे। वह विधियां समान रूप से लागू होंगी। तो विधि के समक्ष समता का मतलब है विधियों, जो भारत में विधि बनी है उस विधि के अंतर्गत सभी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा में रहा क्यों ना हो। वहीं दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। जो विधियों का समान संरक्षण है उसमें मूल बात क्या है, उसमें थोड़ा विभेद किया गया। उसमें मूल बात यह है कि पहले में यह बताया गया कि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, चाहे कोई भी हो। दूसरे में विधियों का समान संरक्षण में एक समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए एक समान विधि बनाई जाएगी। विधि का समान संरक्षण की परिभाषा सुनिए, एक समान परिस्थिति के लोगों के लिए एक समान विधि बनाई जाएगी और एक समान रूप से लागू होगी। लेकिन लोग एक समान तो है नहीं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटे पद पे है, कोई बड़े पद पे है। तो सबके लिए एक समान नियम कानून नहीं बन सकते और ना ही लागू हो सकते हैं। हाँ, अगर परिस्थिति सबकी एक समान है, जैसे गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को अगर टैक्स लगा दोगे 30% का, तो क्या वो दे पाएगा? वो तो टैक्स के दायरे में ही नहीं है। गरीब व्यक्ति के लिए तो कानून बना है कि उसको टैक्स के दायरे से अलग किया गया है, क्योंकि उसकी आय एक सीमा से नीचे है। वही अमीर व्यक्ति को टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो गरीब व्यक्ति के लिए अलग कानून बन रहा है, उसे टैक्स से मुक्त किया जा रहा है। अमीरों के लिए टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज लगाया जा रहा है कि उनसे अधिक वसूल करके हम गरीबों का सामाजिक आर्थिक विकास या देश का सामाजिक विकास करती है सरकार। तो दोनों के लिए अलग अलग कानून हुए ना। अगर यही कानून एक समान रूप से लागू होता कि अमीर के लिए भी एक टैक्स, गरीब के लिए भी एक टैक्स, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो एक समान विधियों का समान संरक्षण का मतलब है एक समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए एक समान विधि बनाई जाएगी जो कि एक समान रूप से लागू होगी। जो पहला है विधि के समक्ष समता, यह इंग्लैंड के कानून से लिया गया, कॉमन लॉ से लिया गया, इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया, जो कि नकारात्मक अवधारणा है। और विधियों का समान संरक्षण यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से और यह सकारात्मक अवधारणा है। तो हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा, विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के नीचे, जो भारत की विधि है उसके नीचे सभी लोग एक समान रूप से हैं, सभी पर विधि समान रूप से लागू होगी, कोई ऊपर नीचे नहीं है। दूसरा, और विधियों का समान संरक्षण, विधियों
का समान संरक्षण। दो बातें आपने देखी। आइए आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 देखते हैं। तो यही जो समानता है वह आर्टिकल 15 में भी आपको लागू होती दिखेगी। आर्टिकल 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल इंडियन को प्राप्त है आर्टिकल 15, जो कि एक मौलिक अधिकार। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को राज्य, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य अर्थात स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, अन्य जो संस्थाएं हैं जो कि सरकारी संस्थाएं हैं वो सब राज्य कहलाती है। म्युनिसिपालिटी हो गई, नगर पालिका हो गई और सरकारी कार्यालय हैं, ये सब मिलकर राज्य कहलाते हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, जो कि एक मौलिक अधिकार का एक अंग है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12। ठीक है। तो आर्टिकल 15 भारतीयों के लिए, केवल विदेशियों के लिए नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, 5 आधार है, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, मूल वंश, लिंग, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भेद नहीं करेगा। धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष की व्याख्या यही है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। किसी को अधिक प्रोटेक्शन, किसी को कम प्रोटेक्शन, ऐसा भारत नहीं करता। वहीं जन्म के आधार पर भारत में कोई भी भेद नहीं है, आर्टिकल 15 कहता है। मूल वंश, लिंग, पुरुष और स्त्री के आधार पर कोई भेद नहीं है और जाति के आधार पर कोई भेद नहीं है। वहीं आरक्षण जो है वह जाति के आधार पर दिया जा रहा है। जाति ही खत्म कर दी जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमारे समाज में जाति प्रथा है ना, फलाने इस जाति के हैं, फलाने उस जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हैं। तो जाति प्रथा जो भारत में है, यह जाति प्रथा यदि समाप्त हो जाए, खत्म कर दी जाए तो आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण क्या है? समाज में कुछ लोग उच्च वर्ग के हैं, कुछ की स्थिति नीची है, कुछ लोग बहुत उच्च हैं, कुछ लोग बहुत निम्न हैं। तो ये देखिए, ये और ये दो स्तर आपको जो दिख रहे हैं, समाज के इन लोगों को जो कि सामाजिक, आर्थिक आदि रूप से पिछड़ गए हैं, ये तो अपना विकास कर रहे हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कुछ विकास हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन सरकार जो पिछड़ गए हैं इनकी तरफ ध्यान देती है और इनको विशेष प्रावधान करती है, जो कि आरक्षण के रूप में सामने आता है। तो इन्हीं लोगों को, समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोगों, पिछड़े वर्ग मतलब जो समाज में पिछड़ गए हैं, उनको आगे करने के लिए सरकार विशेष प्रावधान जो करती है वो आरक्षण कहलाता है। जब समाज में जाति प्रथा खत्म हो जाएगी तो आरक्षण एक तरह से खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि राजनीति आरक्षण की होती है और आरक्षण संविधान में पहले कहा गया था कि ये जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन राजनीति की वजह से आरक्षण को बनाया रखा गया है। जिनको आरक्षण प्राप्त है वो कहते हैं कि नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, और जिनको आरक्षण नहीं प्राप्त है वो कहते हैं कि समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो गलत है, इसे खत्म होना चाहिए। आरक्षण का मूल मकसद ये है कि समाज के पिछड़े हुए लोग जो बहुत ही आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको सरकार विशेष प्रयास करके समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। यही आरक्षण का मूल उद्देश्य है। तो आर्टिकल 15 भारतीय लोगों के लिए लागू हुआ है और इसमें कहा गया कि राज्य, धर्म, जन्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, यह राज्य पे लागू होता है। वहीं आर्टिकल 15(2) ये प्राइवेट व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है। ठीक है। आइए आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट है। जो सरकारी नौकरी है, राज्य नियोजन में विभेद नहीं किया गया। राज्य नियोजन में समता, किसी प्रकार का भेद नहीं। राज्य जो सरकारी नौकरी निकालेगी उसमें किसी भी आधार कोई भेद नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से नौकरी मिलेगी उनकी योग्यता के अनुसार। तो इसकी दूसरी बात, पहले तो समता बोल दिया गया, किस आधार पर समता दिया गया है? 5 ये आधार देख लीजिए, अनुच्छेद 15 के 5, धर्म, जन्म, मूल वंश, लिंग, जाति, ये 5 आधार तो हैं अनुच्छेद 16 में। इस आधार पर राज्य नियोजन में समता रहेगी, विभेद नहीं करेगा राज्य। वहीं 2 और कारण है, एक निवास स्थान, निवास, और दूसरा उद्भव। तो अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग, जाति, निवास और उद्भव के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, सबको नौकरी पाने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 16(2) कहता है। अब 16(3) में विभेद किए गए हैं, अपवाद है। जैसे निवास का जो शब्द दिया गया है ये अपवाद मतलब जो संसद है, भारत की संसद है, ये निवास संबंधी कानून नियोजन में बना सकती है नौकरी के संबंध में कि अमुक राज्य के व्यक्ति को इतना % आरक्षण, बाहर के लोगों को 5% आरक्षण करते हैं ना। जैसे पीसीएस की तैयारी देने जाते हैं तो बाहर के लोगों को सामान्य व्यक्ति माना जाता है, सामान्य जनरल कैटेगरी में, और उनके लिए सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं कि 10%, 20% ही केवल बाहर के राज्य के लोग भर्ती हो पाएंगे और निवास विषय कर सकते हैं। यहाँ पे कानून बना सकती है सरकार की अमुक राज्य में किसी बाहरी व्यक्ति को नियोजन नहीं दिया जाएगा, बाहरी व्यक्ति बाहर के राज्य के व्यक्ति को। ये सब कानून संसद बनाती है, निवास विषय संबंधी कानून संसद को बनाने का अधिकार। वही अनुच्छेद 4 में कहा गया है सामाजिक
दो चीजें, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन नागरिकों की बात करता है, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के जो व्यक्ति हैं उनको विशेष आरक्षण अगर सरकार देती है, विशेष सुविधा देती है, तो ये बातें उस पर लागू नहीं होंगी कि धर्म के आधार पर विभेद कर दिया गया, मूल वंश के आधार पर विभेद कर दिया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग मतलब गरीब हो गया, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग जो हिंदी मीडियम पढ़ के आए हैं या फिर जिनके शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जो गांव में पढ़े हैं, जिन्होंने शैक्षिक योग्यता जिनकी है नहीं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार विशेष कार्य कर सकती है, विशेष आरक्षण दे सकती है। या फिर नौकरी दी गई है, किसी नौकरी में किसी को 100 में 60 नंबर पाने के बाद नौकरी मिलती है जनरल कैटेगरी को, तो सामाजिक शैक्षणिक व्यक्ति के लिए 100 में 40 नंबर पाने के बाद भी सिलेक्शन हो जाएगा। यह बात करता है। सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन वाले लोगों के लिए यह जो धर्म, जन्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर जो विभेद हो रहा है वह लागू नहीं होगा। तो यह आपका अनुच्छेद 16(4) कहता है। आइए आगे देखते हैं, 16(5) भी देख लेते हैं। धर्म के आधार पर विभेद नहीं करने की बात की गई। अब इसी का अपवाद 16(5) है। अनुच्छेद 16(5) धर्म के आधार पर विभेद का अपवाद है। कैसे? धार्मिक संस्थाएं जो खोली जाती है उसमें उसी धर्म का व्यक्ति प्रधान होगा, शिक्षक होगा या फिर डायरेक्टर होगा, यह वह कर सकता है। धार्मिक संस्थाएं जैसे कि मुस्लिम संस्थाएं हो गई, कुछ हिंदू धार्मिक संस्थाएं हो गई, वहां उस धर्म का व्यक्ति ही नियोजन करने के लिए योग्य होगा। यह एक अपवाद है। यहाँ धर्म के आधार पर विभेद हो रहा है, इसीलिए ये दिया गया 16(5) में, ठीक है। किसी धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म को चलाने के लिए उसी धर्म का व्यक्ति यदि नियोजित किया जाता है तो अनुच्छेद 16(1), 16(2) बाधित नहीं होगा, यह अपवाद है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में आपने क्या देखा? अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है, 15 में भी समता लाने की बात की गई है, कोई विभेद नहीं किया गया, 5 आधार दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 में भी नौकरी के संबंध में समता, एक समान लाने का प्रयास किया गया। 17 में भी यही प्रयास है। अनुच्छेद जो 17 है आर्टिकल, वह कहता है अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी का अंत होगा, का अंत। जो समाज में छुआछूत पहले से थी, है ना, उसको दूर करने के लिए ये अनुच्छेद 17 लाया गया है और इसके संबंध में कानून भी बनाया गया था। अस्पृश्यता संशोधन अधिनियम 1955, जो कि 1976 में बदल दिया गया, इसका नाम सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया था, अस्पृश्यता संशोधन अधिनियम 1955 को। तो ये कानून सरकार ने बनाया है। कानून क्या है कि समाज के कुछ लोगों को छुआछूत के आधार पर, छूने के आधार पर कि निम्न जाति का है, निम्न वर्ण का है, अगर ये छू जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इस तरह की गलत भावना से व्यक्ति का संरक्षण करने के लिए सरकार ने अनटचबिलिटी का, अस्पृश्यता का अंत, यह संविधान का मौलिक अधिकार बना दिया गया। यदि आप सरकार इस तरह का भेद करती है, सरकार यदि ऐसा भेद करती है तो वह कानून गलत होगा। सरकार के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। तो प्राचीन समय में छुआछूत, और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कोई अछूत होता है तो दूर बैठाया जाता है, उसका छुआ हुआ नहीं खाया जाता, उसको छू जाए तो शरीर अपवित्र मान, इस तरह की रूढ़िवादी सोच है। लेकिन शहरों में यह बदल रहा है। तो सरकार ने कानून भी बना दिए हैं, मौलिक अधिकार भी व्यक्ति का दे दिया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत सरकार ने अनुच्छेद 17 के द्वारा कर दिया गया है। वही अनुच्छेद 18 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। जब भारत आजाद नहीं था तो सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा लोगों को बहुत सी उपाधियां देकर समाज में भेद किया जाता था कि ये फला उपाधि के उच्च हैं और समाज के अन्य लोग निम्न हैं। तो समाज को ही बांटने का प्रयास किया गया था। जैसे सर की उपाधि है, नाइटहुड हो गया, महाराज की उपाधि हो गई, है ना, सुल्तान की उपाधि हो गई, है ना, ये सब उपाधियां थी, बहुत सी उपाधियां थी, है ना। तो ये सब उपाधियां सरकार, अंग्रेजी सरकार देकर समाज में विभेद लाने का प्रयास करती थी। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करके इन सब उपाधियों को आप नहीं यूज कर सकते हैं। अब ये उपाधियां नहीं दी जाएंगी, खत्म कर दी गई हैं। वहीं किसी व्यक्ति के सामने, नाम के आगे यदि रैंक लिखी जाती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये शैक्षिक योग्यता उनकी है, प्रोफेसर, तो ये इनकी रैंक है, प्रोफेसर है, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह उपाधियों का अंत नहीं माना जाएगा। किसी की रैंक, है ना, ब्रिगेडियर हो गया, सेना में ब्रिगेडियर, कर्नल, ये रैंक है। इस रैंक का यदि कोई प्रयोग करता है, अपने नाम के आगे लगाता है, तो ये उपाधि नहीं है, ये आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपके कार्य की योग्यता के अनुसार आपको दिया गया है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इससे समाज में भेद नहीं होगा, इससे आपके कार्य और पद व्यवहार के बारे में जानकारी लोगों को प्राप्त होगी। तो उपाधियों का अंत करके सरकार ने समानता लाने का प्रयास किया है, संविधान ने समानता लाने का प्रयास किया है। अब आइए, आर्टिकल 18 हो चुका है जो कि समता के अधिकार को बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15 ये आपका धर्म, राज्य, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। वहीं 16 कहता है
कि राज्य नियोजन से संबंध में किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा, जो कि किस आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश, उद्भव, जन्म स्थान, निवास आदि आधार पर सरकार विभेद नहीं करेगा। किस मामले में? नियोजन के संबंध में, नौकरी के संबंध में, सरकारी नौकरी के संबंध में। वहीं अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार आपने देख लिया, अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार 19 से 22 तक है। संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद जो 19 है, आर्टिकल 19 का एक का बोलता है, क्या बोलता है? अनुच्छेद 19 एक बोलता है कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक देता है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, जो मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है यह अनुच्छेद 19 एक में ही दी गई है। वहीं बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार सम्मिलित है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। अगर आप बोलने के अधिकार को धारण करते हो तो आपको चुप रहने का भी अधिकार प्राप्त है ना। वहीं प्रेस की स्वतंत्रता भी यहीं पर दी गई है। तो अनुच्छेद 19 आपका बहुत व्यापक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी के प्रति भी कुछ बोल सकते हो, लेकिन इसमें कुछ बाध्यताएं हैं। इसमें जैसे यदि आप भारत की प्रभुता अखंडता का ख्याल नहीं रखते हो और भारत की प्रभुता अखंडता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है आपके वचन से, आपकी वाणी से, तो वह आपकी 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। वहीं राज्य की सुरक्षा आपके बोलने से खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खतरा पड़ जाता है राज्य की सुरक्षा में, तो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। वहीं लोक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय अवमानना हो रही है, आप न्यायालय के किसी आदेश के खिलाफ कुछ बोल देते हो तो ये न्यायालय अवमानना कहा जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपका मौलिक अधिकार रोका जा सकता है। वहीं विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो बनते हैं, उनके प्रति आप कुछ विद्वेषपूर्ण भाषण देते हो तो भारत और विदेशी राज्यों के देशों के साथ जो संबंध खराब हो सकते हैं, तो ऐसे में आपके जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को रोका जा सकता है। इसके लिए आप कोर्ट जाओगे तभी आपको संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। आइए अनुच्छेद 19(1) आपने देखा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(2) कहता है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन के बारे में कहता है कि आप बोल तो सकते हो। अनुच्छेद 2 कहता है शांतिपूर्ण एवं निरायुध, निरायुध का मतलब होता है बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, किसी हथियार के, बिना किसी हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हो, है ना। शांतिपूर्ण, लोक व्यवस्था अगर खराब हो जाती है तो आपको ये सब रोका जा सकता है। लोक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही है तो शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन को रोका जा सकता है, ये अपवाद है। अनुच्छेद 2 में ये कही गई है, 19(2). अनुच्छेद 19(3) आ गया आपका। अनुच्छेद 19(3) कहता है, क्या कहता है? तो आप शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन कर सकते हो, आप सभा, समिति आदि का गठन कर सकते हो, एक संगठन बना सकते हो। यह अनुच्छेद 19(3) कहता है स्वतंत्रता के अधिकार में आपको सभा बनाना, संगठन बनाना, समिति बनाना के अधिकार है, इसको आप बना सकते हो। तो राजनीतिक पार्टियों का जो गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ही होता है, 19(3) के तहत। आइए आगे देखते हैं। 19(1) खा है, ये खा, 19(1) गा है, ठीक है। और 19(1) घा। भारत में इस अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत आप निर्बाध रूप से कहीं भी विचरण, घूमने के अधिकार को धारण करते हो, आप कहीं भी जा सकते हो अनुच्छेद 19(1) घा के तहत। वहीं अगला है, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, भारत में आप कहीं भी कोई भी आजीविका, व्यवसाय, वृत्ति, इस पेशे को अपना सकते हो और अपनी आजीविका चला सकते हो, ये अगला अनुच्छेद कहता है। अगला अनुच्छेद आपका, भारत में कहीं भी आप कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार आदि कर सकते हैं। 19(a) अंदर ये कहता है, ठीक है। तो ये भारत में अनुच्छेद समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 का पूरा विवरण दिया गया है, केवल 19 इतना बताता है। अब 19 के बाद हम अनुच्छेद 20 पे आ जाते हैं। 20 कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इंपॉर्टेंट है, कोई अपराध हो गया है, उस अपराध के संबंध में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 कार्योत्तर विधियों से संरक्षण मतलब, यदि मैंने एक सामने वाले व्यक्ति को एक झापड़ मारा और मुझे सामने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस में पकड़ा दिया गया, पुलिस मुझे लेकर गई और जांच करने लगी कि एक झापड़ की क्या सजा है, तो कानून पूरी छान मार ली गई और कोई सजा नहीं प्राप्त हुई, तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वहीं बाद में वो व्यक्ति संसद गया, उसने कहा कि एक झापड़ का कानून ही आपने नहीं बनाया है, चलिए इसका कानून बनाइए, मुझे झापड़ पड़ा है, तो संसद उस पर कानून बना दिया 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना। तो ये कानून बाद में बना, झापड़ मैंने अभी मारा था, कानून 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद बना। तो यही कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब यही है कि अपराध होने के समय यदि कानून लगा है तब आपको दंड दिया जाएगा अपराध के संबंध में, और अगर
अपराध जब आपने किया है, कोई कानून नहीं है, कोई सजा नहीं है, तो कोई आपको सजा नहीं मिलेगी। ये है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जो कि आपने समझा। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण आपने समझा। आइए अगला देखते हैं। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण हो गया। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक अपराध जिसने किया है, एक अपराध जिसने किया है, उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। यह भी अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है। 20(3) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर लगाए गए दोष सिद्ध होने पर ही वह अपराधी सिद्ध होगा। अपराध लगा दिया गया है, जब वो सिद्ध हो जाएगा तभी अपराधी माना जाएगा, नहीं तो उस पर मुकदमा चलता रहेगा, वो अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराध सिद्ध होने पर माना जाएगा। और सिद्ध करने का काम किसका है? जिसने अपराध लगाया है, दोष लगाया है कि इसने ये गलत काम किया, उसको सिद्ध करना होगा। जब वो सिद्ध कर देगा तभी वह अपराधी दोषी माना जाएगा। तो अनुच्छेद 20(3) में ये बात की गई है। तीनों बातें फिर से रिकॉल कर लीजिए। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण अनुच्छेद 20(1) में दिया गया है, जिसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को निवृत्त कानून के अधीन अंतर्गत ही दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि वह कानून लागू है, दंड लागू है, तो उसी दंड के तहत दिया जाएगा। बाद में यदि कानून बन जाता है उस अपराध के संबंध में, पहले वह कानून नहीं था, तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। सरकारी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, किसी की बलात्कार करता है, चोरी में पकड़ा जाता है, अन्य गलत काम करता है। मान लीजिए पकड़ा गया सरकारी व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी संस्था में कार्य कर रहा है, तो पहले तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में ले जाएगी, इसने हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया, जेल में ठूस देगी। यहाँ पर एक दंड इसको मिला। दूसरा दंड विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच में भी पता लगेगा कि हाँ इसने गलत काम किया, इसे जेल हुई है, तो उसकी सरकारी नौकरी भी जाएगी। तो एक अपराध के लिए 2 दंड यहाँ पे हुआ ना, ये चीज यहाँ पे नहीं लागू होगी। ये चीज आपको देखना है ना। तो ये अपवाद है। अब आइए अनुच्छेद 21, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही व्यापक है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आर्टिकल की बहुत व्याख्या की गई है। बहुत से लोग इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अपने अधिकारों का इन्होंने संरक्षण किया है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है? किसी भी व्यक्ति को यदि ससम्मान पूर्वक उनका जीवन नहीं है, तो वो मृत समान ही है। ससम्मान का मतलब जो मौलिक अधिकार आपको दिए जाने चाहिए, जैसे भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना। अगर भोजन ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो अगर ये अधिकार आपको नहीं मिले हुए हैं, तो आप भूखे ही मर जाओगे, है ना। तो आपकी मृत्यु होनी जाएगी। तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार को आपको भोजन भी देना पड़ेगा, शिक्षा भी देनी पड़ेगी, है ना। शिक्षा देने के लिए सरकार ने इसी में कानून बनाया है, अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है ना। अब इस अधिकार में जो मौलिक अधिकार, इसकी व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तुच्छ अपराध के लिए हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसे ले जाओ ना भाई, सम्मानित व्यक्ति है, हल्का फुल्का अपराध कर लिया है, भागेगा भी नहीं, तो हथकड़ी काहे लगा रहे? आराम से लेकर जाओ, कोर्ट में पेश करो, अपराध होगा तो उसे जेल में डालो, लेकिन हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए तुच्छ अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं विदेश जाने का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 में है। वहीं स्वच्छ वायु का अधिकार, अगर वायु स्वच्छ नहीं होगी, सरकार वायु के प्रदूषण स्तर को नहीं देखेगा, उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेगा, तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। बीमार होने से वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है और व्यक्ति के प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। ऐसे में वह स्वच्छ वायु वातावरण प्राप्त करने का अधिकार भी सरकार को, वो व्यक्ति को है। वही व्यक्ति जो कि गरीब है, गरीब बच्चे जो हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। संविधान में संशोधन करके 21(1) का ये जुड़ा गया, 21(1) जुड़ा गया है, जिसमें कहा गया है संशोधन करके कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा किया गया, जो कि बाध्य नहीं है। अगर ये शिक्षा नहीं मिलती है तो बच्चे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने अधिकार के संरक्षण में। सरकार हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, हमारी ये आयु है और हमको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। तो अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है, हथकड़ी लगाना वाला बता दिया आपको, है ना। चलिए अनुच्छेद 21 हमने बताया, अब देखते हैं और अनुच्छेद 22 बता के हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? पहले अपराध के संबंध में था, अब अपराध हो गया है तो दंड के बारे में। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि अपराध हो गया है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति, जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, उसका अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अर्थात व्यक्ति से, पुलिस से वह वारंट पूछ सकती है कि मेरा वारंट दिखाइए, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। हाँ, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है
तो दूसरी बात अनुच्छेद 22 में कही गई है कि 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा। इसमें अवकाश का समय नहीं जोड़ा गया है, परिवहन का समय नहीं जोड़ा गया। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। वहीं तीसरी बात, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने संरक्षण के लिए अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22(3) में कहा गया। तो अनुच्छेद 22 फिर से देख लीजिए, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसे 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस द्वारा सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे स्वयं के वकील को करने का अधिकार है अपने संरक्षण के लिए। तो मौलिक अधिकार के संबंध में हमने समता का अधिकार देखा, हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा। हम आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और सामाजिक शैक्षणिक जो अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के, उसके संबंध में 29-30 प्रावधान किया गया है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, जो कि संविधान की आत्मा है। इसे भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।